हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आई होप कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देख लिया है और आपको समझ भी आया होगा। आई नो कि थोड़ी सी कैमरे की प्रॉब्लम्स हुई है। मैं अच्छे से अपने कैमरे में अपनी बुक को कैप्चर नहीं कर पाई और थोड़ी सी आवाज़ भी स्लो है बिकॉज मेरा एक छोटा बच्चा है, अभी वो 2 साल का भी नहीं हुआ, तो वो मुझे परेशान करता है, इसलिए मेरे को रात को एडिटिंग करनी होती है। बट आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ से क्लियर ज़रूर हो गया होगा। अगर आप उसको बिल्कुल साइलेंस में सुनोगे तो आप लोगों को ज़रूर समझ आएगा। तो लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट टॉपिक। हमने इशू ऑफ शेयर चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और इशू ऑफ शेयर में हमने क्या कर लिया है, कंपनी के टाइप्स कर लिए हैं कि कंपनी कहाँ कितने टाइप्स की होती है। आगे हम देखते हैं कि जो इशू और इसमें आगे हम देखेंगे कि शेयर क्या होते हैं। ठीक है, जहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। शेयर शेयर क्या होते हैं? शेयर ये होते हैं जब कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो जो उस कंपनी की टोटल कैपिटल होती है, जो अथोराइज्ड कैपिटल वो होती है। आगे आप पढ़ोगे, जो कंपनी जब रजिस्टर होती है तो उस रजिस्ट्रेशन में अपनी अथोराइज्ड कैपिटल मतलब कि पूरे जीवन काल में कंपनी उससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। वो कैपिटल होते हैं किसी की 3 लाख, 10 लाख, 50 लाख। एज ए एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो उसको जब वो कंपनी क्या होती है, अपनी पूंजी को वो क्या करती है, पैसा कहाँ से इकट्ठा करती है, जनता से इकट्ठा करती है। वो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया, अपने शेयर इशू करके। तो शेयर किसके बनाती है? वो जो उसकी टोटल कैपिटल होती है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है। तो उसका जो एक हिस्सा होता है उसको क्या कहा जाता है? शेयर कहा जाता है। आगे आप एग्जाम्पल में आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि किसी कंपनी की कुल पूंजी मान लो कितनी है, 2 लाख रुपए है, और उसे 10-10 रुपए के 20,000 हिस्सों में विभाजित कर देती है। तो प्रत्येक 10-10 रुपए का हिस्सा क्या कहलाएगा? एक शेयर कहलाएगा। मान लो, समझ आ गया होगा आई होप कि 2 लाख रुपए की पूंजी है, उसको अगर हम 10-10 रुपए के हिस्सों में बांटेंगे, 20,000 शेयर बन गए। उसके कितने शेयर बन गए? 20,000, और एक शेयर कितने रुपए का हो गया? 10 रुपए का। ठीक है, आगे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लॉर्ड लिंडले के अनुसार क्या होती है? अंश पूंजी का वह भाग है जिसमें प्रत्येक सदस्य अधिकारी होता है। जो जो शेयर खरीदते हैं वो सारे उसके क्या होंगे? अधिकारी होंगे। अंश पूंजी का वह भाग होता है। ठीक है, एक बात और आपको बता दे दूँ कि जो आप डेफिनेशन अगर आप नाम के अकॉर्डिंग कर रहे हो, जैसे लॉर्ड लिंडले या कोई और डेफिनेशन, तो अगर आप नाम लिख रहे हो जैसे लॉर्ड लिंडले के अनुसार, तो उसके वर्ड आपको एज इट इज लिखने पड़ेंगे एग्जाम के अंदर। ओके, ये नहीं है कि आप लोग वैसे समझने की बात अलग होती है, लेकिन अगर आप डेफिनेशन को उसके नाम के द्वारा दे रहे हो, जैसे लॉर्ड लिंडले के अकॉर्डिंग दे रहे हो, तो उसके वर्ड आपको एज इट इज ऐसे कैसे लिखने पड़ेंगे। डेफिनेशन का मीन यही होता है। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ शेयर। टाइप्स ऑफ शेयर शेयर कितने टाइप के होते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार क्या होता है? एक कंपनी 2 प्रकार के शेयर इशू कर सकती है। सबसे पहले क्या होता है? इक्विटी शेयर, और दूसरे क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर। अब देखेंगे कि इक्विटी शेयर क्या होते हैं। इक्विटी शेयर क्या होते हैं? जिन्हें कंपनी के समापन के समय जो वार्षिक लाभांश होता है और पूंजी वापसी के कोई प्रमुख आधार प्राप्त नहीं होते, लाभांश दर भी निश्चित नहीं होती। इक्विटी शेयर होल्डर वो होते हैं जिनके कंपनी की एंडिंग के टाइम पे वे वापसी के लिए या कोई पूंजी वापसी के कोई अधिकार नहीं होते, वो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। तो इट मीन्स कि उनका जो डिविडेंड होता है, लाभांश होता है, वो भी ज़्यादा ही होता है और उन्हें नुकसान भी। अगर कंपनी की एंडिंग हो रही है तो उनकी लाभांश की दर प्रॉफिट की दर, उनको रेट है, जो प्रॉफिट की रेट है वो निश्चित नहीं होगी कि उनको पक्का इतना मिलेगा ही मिलेगा। पहले जो दूसरी लाइबिलिटी हैं उनको पे करेंगी वो कंपनी, उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर का होएगा, चाहे वो ज़्यादा बचे या कम बचे। ठीक है, आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। आगे इसके मेरिट्स देख लेते हैं। क्या इसके कंपनी के इससे क्या होती है? कंपनी को इक्विटी शेयर होल्डर से उसको लॉन्ग टर्म के लिए पूंजी प्राप्त हो जाती है, लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल प्राप्त हो जाती है। यह पूंजी कंपनी की संपत्तियों पर किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न नहीं करती। कि जो इक्विटी शेयर होल्डर से अगर हम कैपिटल लेते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर से, तो उनका संपत्तियों पे, एसेट्स पे कोई अधिकार नहीं होता। अगर एसेट्स पहले दूसरी लाइबिलिटी पे करेगी कंपनी, अगर कंपनी की एंडिंग होने लगी, अगर उसमें से कुछ बचेगा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर का होएगा। ठीक है, ये एक मेरिट्स हो गया। उसके बाद है प्रॉफिट की रेट भी कोई निश्चित नहीं होती कंपनी के लिए। ये भी अगर उनको प्रॉफिट होएगा तो मिल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो वो कहाँ से देगी। तो कंपनी के लिए ये भी एक मेरिट है। आगे इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी के संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है। वो कंपनी के
जो कंपनी को चलाते कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर ही चलाते हैं। मतलब जब वो इतना नुकसान सहेंगे तो कंपनी के संचालन में का उनको अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद है क्या है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर, उसके बाद क्या है, इक्विटी शेयर विनियोजकों के लिए एक अच्छा विनियोग है कि जो ये है, मतलब वो इन्वेस्ट करने के लिए इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद डीमेरिट्स क्या होती है कि कंपनी क्षमता पर व्यापार के लाभ नहीं उठा सकती। मतलब कि इसमें आप एक बात समझ लीजिए स्टूडेंट्स की, जो पूछ रहे हैं आपको इक्विटी शेयर के मेरिट्स और डीमेरिट, इक्विटी शेयर के पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे हैं कि वो कंपनी के लिए या मेरिट बताओ या शेयर होल्डर के लिए मेरिट बताओ, या कंपनी के लिए डीमेरिट बताओ या शेयर होल्डर के लिए डीमेरिट पूछो। तो आप लोग दोनों के मतलब दोनों के मिला के लिख सकते हैं, मतलब कंपनी के मेरिट और शेयर होल्डर के मेरिट मिला के लिख सकते हैं, और कंपनी के डीमेरिट और शेयर होल्डर के डीमेरिट मिला के लिख सकते हैं। ठीक है, उसके आगे सेकंड डीमेरिट क्या है, ये अंशधारियों के लिए फलदायी नहीं होते। मतलब कि क्या होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं उनको तो लास्ट में अगर कुछ बचेगा तो मिलेगा, वरना अगर नहीं बचा तो कुछ नहीं मिलेगा, तो शेयर होल्डर के लिए फलदायी नहीं होते। कंपनी के लाभों में वृद्धि से लाभांश की घोषणा होती है तथा इससे अंशों के मूल्य में सट्टेबाजी होती है। कि क्या होता है कि कंपनी के लाभों में वृद्धि होगी तो लाभांश की घोषणा होएगी, और अगर लाभांश की घोषणा उसने कर दी तो इससे क्या होएगा, जो शेयर होते हैं उनके मूल्य कभी तो बहुत ज़्यादा पहुंच जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। एक कंपनी के लाभों में निरंतर कमी आने से कंपनी के अत्यधिक पूंजीकरण की स्थिति में आ सकती है। ठीक है, जो एक कंपनी के लाभ अगर लगातार गिरते चले गए तो क्या होगी, कंपनी अत्यधिक पूंजीकरण की स्थिति में आ सकती है, तो उसे ज़्यादातर अपने शेयर इशू करने पड़ेंगे और ज़्यादा मतलब उनसे इकट्ठा करना पड़ेगा। प्रीफरेंस शेयर क्या होते हैं, जिनके लिए लाभांश की दर निश्चित होती है और जब तक कंपनी क्या होती है चलती रहती है तब तक, और जब कंपनी का समापन होता है तो इन्हें अपने विनियोगों को, इन्वेस्टमेंट को वापस लेने का भी क्या होता है, राइट होता है। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते थे, इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते थे, उनकी लाभांश की दर, मतलब कि प्रॉफिट की रेट निश्चित नहीं होती थी, और उनके लिए मतलब हर साल ये भी नहीं था कि उनको हर साल जो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर में उनको हर साल प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा ये भी निश्चित होता है, और उनकी प्रॉफिट की रेट भी निश्चित होती है, और अगर कंपनी का समापन हो गया तो उनको क्या होता है, अपने इन्वेस्टमेंट को वापस लेने का राइट भी होता है। ठीक है, उसके बाद है एडवांटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एडवांटेज क्या होते हैं, लाभांश के लिए कोई बात। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे थे, एडवांटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर का हम कर रहे थे। तो वो प्रेफरेंस शेयर आपने देख लिया क्या होते हैं, जिनकी जो प्रॉफिट प्राप्त करने की या डिविडेंड लेने की दर निश्चित होती है, जब तक उन कंपनी चलती रहती है जब तक उनकी रेट निश्चित होती है डिविडेंड लेने की, और जब कंपनी का समापन होता है तो उनको अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेने का भी राइट होता है। ठीक है, वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं। इसकी एडवांटेज क्या है, लाभांश के लिए कोई बाध्यता नहीं होती। मतलब कि लाभांश के लिए कोई बाध्यता नहीं होती, इस मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर किसी साल कंपनी को लाभ नहीं हुआ तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी को उसको लाभ देना ही उस साल ही देना पड़ेगा। मतलब ये आप आगे पढ़ोगे कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ना, उसके भी टाइप्स होते हैं। कुछ होते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर और कुछ होते हैं नॉन कम्युलेटिव। जो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं, अगर किसी साल उनको लाभांश नहीं हुआ तो उनको लाभांश है जो डिविडेंड है वो मतलब क्या होता चला जाएगा, ऐड होता चला जाएगा, और जिस साल कंपनी को लाभ होएगा उस साल वो अपना पिछले वाला भी और आगे वाला भी सारा ऐड करके प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना लाभांश ले लेंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जिस साल अगर नहीं हुआ तो कंपनी को ये नहीं है कि वो कहीं से भी ला के दे, उसको देना पड़ेगा। ठीक है, ये कंपनी के लिए एक एडवांटेज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है लाभांश की दर स्थायी होती है, इसलिए जब लाभों में वृद्धि होती है तो समताधारी को समता पर व्यापार का लाभ मिलता है। ठीक है, उसके बाद है लाभांश की दर इसकी स्थायी होती है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होती है उसकी दर स्थायी होती है। जब लाभों में वृद्धि हो जाती है ना, तो इससे क्या होता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनकी तो रेट निश्चित ही होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के, उनका दे के जो बाकी का बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है संपत्तियों पर कोई प्रभार नहीं होता। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनका एसेट्स पर कोई राइट नहीं होता, कंपनी के प्रबंध में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता। ये भी कंपनी के लिए एक एडवांटेज होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर उसकी मैनेजमेंट में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। उसके बाद ये सूझबूझ वाले निवेश को जो अपनी पूंजी की सुरक्षा चाहते हैं को अधिक, जो लोग जो क्या चाहते हैं, मतलब जो रिस्क नहीं उठाना चाहते, ठीक है, उनको जल्दी से ये क्या कर लेती है,
उनको जल्दी से ये आकर्षित करती है, मतलब कि उनको ये, मतलब कि जो रिस्क नहीं उठाना चाहते उनको ये अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ठीक है। उसके बाद है इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि यदि कंपनी के उपयुक्त लाभ प्राप्त होता है तो इन अंशों पर कंपनी को निर्धारित, मतलब कि अगर कंपनी को लाभ होता चला गया तो इसको उनको मतलब कि ये निश्चित हो जाता है कि उनको इतना लाभ तो उनको देना ही देना पड़ेगा। ये कंपनी के लिए एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या, इस प्रकार के अंश उस समय अनाकर्षित जब कंपनी के लाभ अत्यधिक होते हैं, ठीक है। मतलब कि इस प्रकार के अंश जब कंपनी के जो होते हैं प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब ये कम आकर्षित होते हैं, लोग इनको नहीं खरीदना चाहते उस कंपनी में, कि वो चाहते हैं कि इससे तो उनकी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट की रेट निश्चित हो जाएगी, जबकि इस कंपनी में प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इसलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर वो नहीं खरीदते, ठीक है। उसके बाद है जोखिम उठाने वाले निवेशकों को पूर्वाधिकार अंश आकर्षित नहीं कर सकते, ठीक है। जो लोग जोखिम उठाना पसंद करते हैं, रिस्क उठाना पसंद करते हैं, उनको भी ये अट्रैक्ट नहीं कर पाते प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोट डालने का अधिकार भी प्राप्त नहीं होता, ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है कि वो कंपनी के जो मतलब वोटिंग है वो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन ऑल्सो एंड शॉर्ट क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये मैंने वैसे आपको पहले भी करवा दिया, अब करवा देती हूँ दोबारा से। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनके लाभांश निश्चित होते हैं और अगर किसी साल उनको लाभ नहीं हुआ, मतलब कंपनी में लाभ नहीं हुआ, तो देखो ये तो इसका एडवांटेज हो जाएगा कंपनी का कि वो उस साल तो उसको नहीं देगी, लेकिन उसके जो लाभ है वो इकट्ठे होते चले जाएंगे और जिस साल कंपनी को लाभ प्राप्त होगा उस साल उसको पीछे वाला भी और आगे वाला भी उस साल का भी मतलब इकट्ठा उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लो कि 2004 में कंपनी के 50,000 रुपये की लाभांश की राशि का भुगतान करना है, परंतु लाभों में कमी के कारण 2004 और 5 की लाभांश की राशि का भुगतान वो कर नहीं पाई, ठीक है। तो वो क्या करेगी, 2006 में कंपनी द्वारा तीनों वर्षों की लाभांश की राशि का भुगतान करना पड़ेगा उसको। कैसे, 50,000 मल्टीप्लाई 3, 150 लाख, 1,50,000 का उसको, यानी कि 1,50,000 रुपये का उसको लाभांश देना पड़ेगा। वो होते हैं, समझ गए होंगे, वो होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो स्टूडेंट्स ये होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। आगे है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा क्यूमुलेटिव में जिसमें जो होता है मतलब डिविडेंड है जो ऐड होता चला जाता है वो क्यूमुलेटिव होते हैं, और जिसमें ऐड नहीं होता, मतलब कि जिस वर्ष समाप्त होने पर लाभांश भी समाप्त हो जाता है, मतलब कि मान लो कि किसी साल में उसको लाभांश कंपनी को नहीं हुआ और वो उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं दे सकी, तो वो लाभांश वहीं पर समाप्त हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा और ऐड नहीं होएगा, तो वो होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव, मतलब कम्यूट नहीं होता। उसके बाद है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। वो क्या होते हैं, ये वो शेयर होते हैं जिनका एक मतलब टाइम पीरियड के बाद, एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद जिनका कंपनी को भुगतान करना होता है, वो होते हैं रिडीमेबल, मतलब रिडीम करने होते हैं, उनकी सारी की सारी पूंजी वापस करनी होती है, वो होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और क्या होता है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 के अनुसार प्रेफरेंस शेयर का शोधन कानूनी प्रतिबंधों के अनुसार किया जाता है, मतलब कि लीगल कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं उनके अनुसार ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वो क्या रिडीम करने होंगे कंपनी को। उसके बाद है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, जिनका भुगतान कंपनी को अपने पूरे जीवनकाल में नहीं करती और लास्ट में ही जाके करती है, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के 55 के अनुसार कोई भी कंपनी अंशों द्वारा सीमित कंपनी ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती जो ऐसा दुनिया हो, मतलब कि नॉन रिडीमेबल हो। मतलब अगर कोई कंपनी इशू ऑफ शेयर करती है, मतलब अंशों द्वारा सीमित होती है, तो वो रिडीमेबल ही करेगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर इशू करेगी तो वो रिडीम ही होंगे, नॉन रिडीम प्रेफरेंस शेयर वो नहीं इशू कर सकती। उसके बाद है पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर। नाम से ही पता चला, पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जो समता अंशधारी को निश्चित लाभांश देने के बाद जो भी लाभ बचता है उसमें उन्हें भाग लेने का अधिकार होता है, वो क्या होते हैं पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर। आधिक्य समापन के अंशधारी को अक्षमता अंशधारी की पूंजी लौटाने के पश्चात बचे आधिक्य में से संचित अनुपात प्राप्त होता है, मतलब कि समता इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मतलब भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। वो होते हैं कौन से, पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर। और नॉन पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं, जो अंशधारियों को निर्धारित दर से,
ठीक है। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कौन होते हैं, जिनको कंपनी के आधिक्य में, मतलब जो अधिक लाभ होता है उसमें भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। ठीक है, उसको उल्टा कर देंगे, वेरी इजी है ये। उसके बाद है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब वो प्रेफरेंस शेयर जिनको अपने शेयरों को दूसरे, मतलब इक्विटी शेयर में या दूसरे शेयरों में कन्वर्ट करने का राइट प्राप्त होता है, वो होते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जिनको अपने जो शेयर हैं उनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का राइट, परिवर्तित करने का राइट, अधिकार नहीं होता। ठीक है, होते हैं नॉन कन्वर्टेबल। उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिफरेंस। अगर आप लोगों को इन दोनों का मीनिंग क्लियर होगा तो आप डिफरेंस बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, उसके बाद है इसके वैसे भी हम कर लेते हैं स्टेप टू स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब लाभांश की दर। ठीक है, वो आप लोगों को पता ही है, समता अंशों के लाभांश की दर प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। मतलब अगर लाभ ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा, अगर लाभ कम है तो उनको कम लाभ मिलेगा। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जो लाभांश की दर है वो इक्वल होती है, मतलब बराबर रहती है हर साल। ठीक है, उसके बाद है लाभांशों का बकाया। समता अंशों पर लाभांश संचित नहीं होता, मतलब कि अगर किसी साल उनको लाभांश नहीं मिला इक्विटी शेयर होल्डर को तो उनका लाभांश वही खत्म हो जाएगा, वो इकट्ठा नहीं होता। लेकिन जो आप लोगों को पता है, जो क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनके जो डिविडेंड है वो इकट्ठा होता चला जाता है, संचित होता चला जाता है। ठीक है, उसके बाद है मतदान का अधिकार, वोटिंग का अधिकार। इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग का अधिकार प्राप्त होता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग का अधिकार प्राप्त नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है रिडीमिंग, मतलब शोधन। समता अंशों का शोधन कंपनी की समय अवधि के दौरान ही होता है, दौरान नहीं होता, मतलब कि जब कंपनी की एंडिंग होती है तभी होएगा, उसकी जो जीवन, मतलब टाइम पीरियड चल रहा है उसके बीच में नहीं होएगा। लेकिन जो हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, अब तो रिडीमेबल ही होंगे प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, उनको हमें उनका जो रिडीम करना होता है वो कंपनी को अपने जीवन काल में करना होता है। ठीक है, एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में कंपनी को उनका भुगतान करना होगा। ठीक है, उसके बाद है लाभांश का पूर्वाधिकार, मतलब कि समता अंशों पर लाभांश का भुगतान पूर्वाधिकार अंशों पर, मतलब कि जो पहला अधिकार किसका होगा, इक्विटी शेयर होल्डर का तो सबसे बाद में होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होता है उनको पहले जो अन्य अब दूसरी लायबिलिटी होती है उनका भुगतान करने के बाद, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लाभांश लेने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद है पूंजी पुनर्भुगतान की वरीयता का अधिकार। कंपनी के समापन के समय अंशों के धारकों को पूंजी का भुगतान पूर्वाधिकार अंश धारकों के भुगतान के बाद किया जाता है, मतलब कि पूंजी की वापसी कब होएगी, इक्विटी शेयर होल्डर को पूर्वाधिकार अंशों के बाद पूंजी की वापसी की जाएगी अगर कंपनी की एंडिंग हो रही है, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर उनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उनकी पूंजी की वापस की जाएगी। ठीक है, उसके बाद है शेयर कैपिटल, मतलब कि कैपिटल कितने प्रकार की होती है, वो आप लोगों को पता ही कि कंपनी को अपने कार्य को लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, और वो पूंजी कहाँ से इकट्ठा करती है, जनता को शेयर इशू करके, क्योंकि कंपनी खरीदने व्यक्ति होती है और वो अपने इस पूंजी को अंशों के निर्गमन द्वारा ही बढ़ाती है। ठीक है, तो इसकी कैपिटल हम देख लेते हैं कि टाइप्स कितने टाइप की होती है। ठीक है, सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल, ये मैंने आप लोगों को पहले भी करवा दिया है, वैसे कर लेते हैं कि यह एक अधिकतम राशि होती है। जब कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है तो उस रजिस्ट्रेशन में जब वो अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाती है तो उसमें वो लिखती है कि कंपनी अपने जीवन काल में इससे ज़्यादा के शेयर कभी भी इशू नहीं कर सकती पूरे जीवन काल में। ठीक है, वो कितनी भी हो सकती है, 20 लाख 10 लाख जितनी की उसको मतलब राइट प्राप्त होएगा वो उतनी हो सकती है। उसके बाद इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल वो होती है जो कंपनी जनता के लिए निर्मित करती है, जनता से प्रार्थना पत्र आमंत्रित करती है जिस पूंजी के लिए। मान लो कि 20 लाख की उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल होगी और उसने केवल 5 लाख के ही इशू कैपिटल हुई, मतलब 5 लाख के ही शेयर इशू किए हैं, 5 लाख के लिए ही उसने जनता से एप्लीकेशन किया, मतलब अपने शेयर इशू करने के लिए कहा है। ठीक है, उसके बाद है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल वो होते हैं जिसके लिए जनता से प्रार्थना पत्र होता है, जितनी मतलब जनता खरीदना चाहती है जितने शेयर उनके, वो होती है सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, मान लो कि 5 लाख के उसने इशू किए थे कंपनी ने, और जनता से 3 लाख के लिए क्या हो गए, जनता ने 3 लाख के लिए आवेदन किया, अलॉटमेंट जनता ने 3 लाख के लिए किया, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होगी उसकी, 3 लाख। ठीक है, ये भी 3 प्रकार की होती है, एक सामान्य अभिदान, मतलब नॉर्मल जितनी उसकी पे होती है उतनी ही कर देती है अलॉटमेंट। एक होती है अधि अभिदान, वो ज़्यादा कर देती है अलॉटमेंट, मतलब 10 रुपये का शेयर है उसमें से उसने सब्सक्राइब कैपिटल मान लो अलॉटमेंट पे मान लो उसने 5 रुपये रखे हैं और जो जनता है वो 8 रुपये दे देती है, तो ये हो गया अधि अभिदान। ठीक है, और अल्प अभिदान मान लो 5 रुपये अलॉटमेंट पे है और वो कम देती है, तो ये अल्प अभिदान होएगा या कम अलॉटमेंट होएगी। कॉल्ड अप कैपिटल वो होती है जितनी जो कंपनी होती है सब्सक्राइब कैपिटल का जितना हिस्सा मंगवाती है शेयर होल्डर से, वो होती है मांगी की पूंजी। मान लो 10 रुपये का एक शेयर है और उसमें से वो केवल 8 रुपये ही मंगवाते हैं जनता से,
ठीक है, मतलब 5 रुपये उसने उस पर मंगवा लिया अलॉटमेंट पे और 3 रुपये की एक कॉल कर दी, ठीक है। 3 रुपये में से वो ऐसा भी कर सकते हैं 2 रुपये की एक कॉल कर देती है, 1 रुपये की एक कॉल कर देती है। तो मान लो उसने फर्स्ट कॉल ही किया है तो 2 रुपये उसकी पेड अप कैपिटल हुई, कोल्ड अप कैपिटल हुई, ठीक है। और पेड अप कैपिटल वो हुई जितने में से अंशधारियों द्वारा चुका दिया जाता है। मान लो उसने 7 रुपये मंगवाए और जनता ने केवल 5 रुपये चुकाए हैं तो वो 5 रुपये पेड अप कैपिटल होगी, ठीक है। रिजर्व कैपिटल क्या होगा, कभी कभी कंपनी विशेष प्रस्ताव द्वारा निश्चित कर देती है कि न मांगे गए पूंजी का निश्चित कंपनी के अस्तित्व के दौरान नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। कई बार क्या कर लेते हैं कंपनी एक मतलब कि प्रस्ताव दे देती है कि मांगी गई पूंजी का एक भाग कंपनी अपने अस्तित्व के दौरान कभी भी नहीं मंगवाएगी। ना मांगी गई पूंजी का यह भाग क्या कहलाता है, आरक्षित पूंजी, रिजर्व कैपिटल कहलाता है। तो जैसे जैसे आप लोग आगे पढ़ते जाओगे आप लोगों को समझ आता चला जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो टू वॉच, थैंक यू।